तो कल अपन ने जॉइंट्स पढ़ा था, आप लोगों ने बढ़िया से रिवाइज किया होगा उसको। तो इस माइनर के लिए आपका ये आज जो लास्ट टॉपिक अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें डिसऑर्डर पढ़ेंगे और एक एक्स्ट्रा लीवर सिस्टम पढ़ेंगे। तो पहले लीवर सिस्टम क्या है इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखें, लीवर सिस्टम जो है क्या है इसकी चर्चा कर रहे हैं। यह बोन, जॉइंट, मसल्स, मिलकर बनाती है। इसी तंत्र की सहायता से जॉइंट्स पर गति हो पाती है। जॉइंट्स पर जो मूवमेंट हो पाता है वो इसी लीवर सिस्टम की वजह से हो पाता है। अब इसमें जो है बोन, जॉइंट, मसल्स जो हैं, जैसे जॉइंट है तो उसको फलक्रम बोलते हैं, मसल्स है तो उसके लिए एफर्ट कहा गया है, और बॉडी वेट जो है बॉडी वेट आ गया, मसल्स आ गई, जॉइंट्स आ गए, बोन आ गया, है ना। तो ये मिलकर के जो है इस लीवर सिस्टम को बनाता है। क्लियर ना। पहले एक मिनट रुको, इसको मैं रब करता हूँ, आप लोग इतना एक बार नोट करो। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, लीवर सिस्टम की। तो इसके जो घटक हैं वो तीन मेन हैं, फलक्रम, एफर्ट और रेजिस्टेंस। इसको आर, ई और एफ से डिनोट किया गया है। फलक्रम जॉइंट है, एफर्ट पेशी संकुचन के लिए होगा, और रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी वेट के लिए होगा। शरीर का जो भार है वो रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। ये एक दूसरे के उल्टे वर्क करते हैं। ये तो घटक की बात की। एक इसके टाइप्स, घटक के साथ इसके टाइप्स की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड लीवर सिस्टम, है ना। तो इतना नोट करो आप लोग। अब सबसे पहले टाइप 1 लीवर सिस्टम जो है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट देखें कि ये मान लो एफ फलक्रम है, जॉइंट, ये रेजिस्टेंस आर, ये एफर्ट ई। तो देखें, टाइप फर्स्ट जो लीवर सिस्टम है उसमें फलक्रम जो है वो रेजिस्टेंस और एफर्ट के बीच में आता है। यही क्वेश्चन पूछेंगे कि एफ जो है फलक्रम किस टाइप के जॉइंट के अंदर या लीवर सिस्टम में, किस टाइप के लीवर सिस्टम में फलक्रम आर और ई के मध्य आता है, तो वो होगा टाइप फर्स्ट। और ये जो है एग्जाम्पल इसका वो है
स्कल व एटलस बोन, है ना। कैसे देखें कि जैसे जॉइंट की बात करें तो एक्सिस एटलस आपस में कनेक्टेड है और एटलस स्कल से कनेक्टेड है, तो हमारी स्कल का वेट आगे की तरफ है तो स्कल नीचे की तरफ जाएगी, वजन है ना। तो रेजिस्टेंस आर इस तरफ लग रहा है और ये स्कल को नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे की तरफ जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के स्कल को ऊपर ला रही है, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन एफर्ट के फॉर्म में नीचे लग रहा है और जॉइंट बीच में आ गया। इस तरीके से ये टाइप फर्स्ट लीवर सिस्टम में आपको याद रखना है। इसमें फलक्रम आर और ई के बीच में पाया जाता है। अब अपन टाइप सेकंड की बात करेंगे। इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे, पैरों या लेग्स की टोज पर खड़े होना। जो पैरों की अंगुलियां हैं उनके ऊपर अपन इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, पैरों की अंगुलियों पे, वो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं अपने पैरों की अंगुलियों पे खड़े हो गया, ऐसे आगे की तरफ हो गया, तो ये टाइप सेकंड लीवर सिस्टम को डिनोट करेगा। अब इसमें जो है फलक्रम यहाँ आ गया एफ, पैरों की अंगुलियों के ऊपर हम लोग खड़े हैं तो जॉइंट पैरों की अंगुलियों वाले वहाँ पे अपन खड़े हैं तो वो फलक्रम हो गया। अब अपने पैरों के पीछे की जो काफ वाली मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है, तभी हम लोग खड़े हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें एफर्ट ई ऊपर लग रहा है और रेजिस्टेंस आर नीचे लग रहा है, क्योंकि वजन बीच में आ गया और फलक्रम आगे और एफर्ट पीछे। तो टाइप सेकंड के अंदर आर जो है वो एफ और ई के मध्य आ जाता है। फिर बात करते हैं किसकी, टाइप थर्ड लीवर सिस्टम की। टाइप थर्ड लीवर सिस्टम ये अपना एल्बो वाला, कि लोअर आर्म या फोर आर्म जो है उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से जब अपन लाते हैं तो ये टाइप थर्ड में आपको याद रखना है। लोअर आर्म को ऊपर खींचना, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है फलक्रम, रेजिस्टेंस आर और एफर्ट ऊपर और ये रेजिस्टेंस यहाँ। तो इसमें ये फलक्रम हो गया और बॉडी का जो हाथ का जो वेट है वो आगे की तरफ है, तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस को यहाँ पे डिनोट करेंगे और एफर्ट को यहाँ पर हम लोग इसके अंदर शो करेंगे, तो वो हाथ को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाता है। तो ये आप लोग नोट करें टाइप थर्ड में। ठीक है ना, क्योंकि एक चीज देखो कि ये फलक्रम जॉइंट तो ये है ना और वजन यहाँ पे है और मसल यहाँ बीच में है, तो ये एफर्ट ऊपर लग रहा है और रेजिस्टेंस आर नीचे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किस टाइप के जॉइंट में एफर्ट बीच में है, थर्ड में एफर्ट बीच में है, किस में रेजिस्टेंस बीच में, सेकंड में रेजिस्टेंस बीच में, किस में फलक्रम बीच में है, तो टाइप फर्स्ट में फलक्रम बीच में। इसी टाइप के क्वेश्चन फलक्रम, रेजिस्टेंस, एफर्ट की लोकेशन
और उनके एग्जाम्पल पे आपको लीवर सिस्टम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें। चलिए आगे। अब अपन स्केलेटन सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करेंगे। स्केलेटन सिस्टम के विकार, तो देखें सबसे पहले जो विकार हैं अलग अलग उनके मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे माइस्थेनिया, ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अर्थराइटिस, गाउट, इसको गाउटी अर्थराइटिस भी कहा गया है, ऑस्टियोपोरोसिस, ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, एक है ऑस्टियोपोरोसिस, एक है ऑस्टियो मलेशिया या रिकेट्स, डिसलोकेशन, स्प्रेन। तो ये कुछ मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक और है टिटेनस। तो वन बाय वन इन सब की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी, माइस्थेनिया ग्रेविस। देखें यह एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। कैसा रोग है? स्व प्रतिरक्षा रोग है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, ऑटो इम्यून डिजीज। आगे अपन पढ़ेंगे 12th वाले पोर्शन में कि स्व प्रतिरक्षा रोग तब होता है जब हमारा ही जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी कोशिकाएं, उसके अणु हमारे ही शरीर के अंगों के ऊपर आक्रमण कर दे, उनको बाहरी अणु मानते हुए। तो हमारा ही प्रतिरक्षा तंत्र जब हमारे ही शरीर के अंगों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देता है तो इसको स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पेशी की मोटर एंड प्लेट पर उपस्थित ACH ग्राही
के विरुद्ध एंटीबॉडीज निर्माण हो जाता है, प्रतिरक्षी बन जाते हैं, जिससे मोटर एंड प्लेट SCH के लिए क्रिया प्रदर्शित नहीं करती, वह पेशीय संकुचन अवरुद्ध कर देती है। इससे पेशीय संकुचन जो है वो नहीं हो पाएगा और इससे मसल्स कमज़ोर हो जाती है। एक्चुअल में होता है कि अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारे वैसे नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे तंत्रिका तंत्र के से जो मोटर न्यूरॉन आते हैं, चालक न्यूरॉन, वो कंकाली पेशियों से जुड़ते हैं और कंकाली पेशियों को एसिटल कोलाइन के माध्यम से निर्देश देते हैं। आप लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा होगा ना, सिनेप्स पढ़ा है आप लोगों ने, तो वहाँ पे प्री सिनेप्टिक झिल्ली होती है और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि जो प्री सिनेप्टिक झिल्ली है ये मोटर न्यूरॉन है और ये मान लो पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली है, पोस्ट साइनेप्टिक झिल्ली, और इसके ऊपर SCH के ग्राही होते हैं, SCH ग्राही। इन्हीं ग्राहियों के विरुद्ध क्या बन जाते हैं? एंटीबॉडी बन जाते हैं, एंटीबॉडी, जिससे ये ग्राही जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इनके अंदर भरा हुआ तंत्रिका पेशी रसायन एसिटल कोलाइन जब मुक्त होगा तो वो इन ग्राहियों पे जुड़ नहीं पाएगा। ऐसे में जो पेशी है वो विध्रुवित नहीं हो पाती है और पेशीय संकुचन अवरुद्ध होने से मसल कमजोर होकर के नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रोग हो गया स्व प्रतिरक्षा रोग में माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कैसा है? ऑटो इम्यून डिजीज है। तो निम्न पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षा रोग है कंकाल तंत्र का, तो आपको आंसर देना है मस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, नोट कर लो पोज करके। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये पहली डिजीज होगी। अब 2 नंबर की बात करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक अनुवांशिक रोग है, एक जेनेटिक रोग है। इसमें एक प्रोटीन होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, काफ़ी बड़ी। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारी पेशियों की झिल्ली को, सार्कोलेमा को, उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे, एक्टिन प्रोटीन, उनके साथ जोड़ती है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन में उनको मदद मिलती है। लेकिन इस रोग के अंदर वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बन नहीं पाती है, जिससे पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और उनके अंदर संकुचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो इसमें याद रखोगे कि यह एक आनुवांशिक रोग है, यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का अभाव हो जाता है,
डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बन पाती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रभावित होता है, जिससे मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। और एक्चुअल में जैसे ये मसल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। आगे अपन पढ़ेंगे, इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे एक्टिन प्रोटीन। तो इन प्रोटीन को इस मेम्ब्रेन से कोई एक प्रोटीन जोड़ता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। और इसी की कमी की वजह से फिर मसल की संरचना प्रभावित होती है, और संरचना प्रभावित होती है तो फिर उसका कार्य भी प्रभावित होता है। तो एक तो पढ़ा अपन ने स्व प्रतिरक्षा रोग, और एक पढ़ा अपन ने आनुवांशिक रोग। दोनों आपको याद रखने हैं कि निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है। तो आप लोग स्केलेटन सिस्टम से संबंधित आनुवांशिक रोग याद रख सकते हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नोट कर लें पोज करके। चले आगे, ये दूसरा रोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया। ओके, अब बात करते हैं किसकी, अर्थराइटिस की। देखिए अर्थराइटिस क्या है, इसमें जॉइंट्स पर इन्फ्लामेशन मतलब सोत हो जाता है, जिससे वहाँ दर्द होता है, पेन, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, सूजन। लाल हो जाते हैं, रेडनेस, लालिमा, जिससे वहाँ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस आ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। ठीक है, फिर नंबर 4 गाउट की बात करते हैं। इसको गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक्चुअल में जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं जो जमा हो जाते हैं शरीर में, ये एक्चुअल में शरीर के अंदर यूरिक एसिड के उपापचयन के डिफेक्टिव होने की वजह से ऐसा हो पाता है कि जो यूरिक एसिड है उसका प्रॉपर शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्यूरिन, उनके मेटाबॉलिज्म की वजह से ये बन पाते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो, यूरिक एसिड के डिफेक्टिव उपापचयन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नोट कर लें।
चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि भंगुरता। इसमें ये ओल्ड एज के साथ होता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो अस्थियां भंगुर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, उनके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस और जो फाइबर हैं वो कम हो जाते हैं, और इससे अस्थियां जो है उनमें लचीलापन बढ़ जाता है और इससे वो टूट सकते हैं, फ्रैक्चर होने का खतरा इसमें रहता है। तो यह एज के साथ होता है। इसमें बोन कमज़ोर हो जाती हैं, इनमें कैल्शियम, फॉस्फेट की कमी हो जाती है। यह कुछ हॉर्मोन्स जैसे पैराथायराइड हार्मोन अपन आगे पढ़ेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन इत्यादि के असामान्य स्तर के कारण होता है। क्लियर ना? कि आगे अपन अगला चैप्टर पढ़ने वाले एंडोक्राइन, उसमें ये डिटेल से बात करेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लो, जैसे पीटीएच अगर बढ़ जाए तब ऐसा हो सकता है, पैराथायराइड हार्मोन अगर बढ़ जाए तो ऐसा होगा, और थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन अगर कम हो जाए तो ऐसा हो सकता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन कम हो जाए तो ऐसा हो सकता है। एरो का साइन अगर ऊपर है तो बढ़ रहा है और अगर नीचे है तो घट रहा है। तो पीटीएच के बढ़ने पे होगा और टीसीटी और एस्ट्रोजन के घटने पे ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो होता है। इससे बोन के फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। बाकी यहाँ क्या मैकेनिज्म होती है वो अपन आगे अगले एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करें। अगला रोग है छठा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखें, यह भी ऑटो इम्यून रोग है। यह भी ऑटो इम्यून डिजीज है। ये एक्चुअल में घुटनों में होता है, एक 40-45 की उम्र में। इसमें घुटनों के अंदर कुछ अर्थराइटिस कारक उत्पन्न होते हैं, और वो क्या है? आईजीएम। ये आईजीएम प्रतिरक्षी है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये एक प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है।
इसी के कारण ये अर्थराइटिस होता है। तथा पेनस नामक कण उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही घुटनों में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और वहाँ पे जॉइंट पेन होता है और घुटनों में बिल्कुल भी गति नहीं हो पाती है। क्लियर ना? तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक स्व प्रतिरक्षा रोग है और उसमें घुटनों की प्रोटीन के विरुद्ध ही अर्थराइटिस फैक्टर बनते हैं जिनको आईजीएम एंटीबॉडी बोलते हैं ना। और कौन से कण बनते हैं? पेनस कण आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट इसको नोट कर लें पॉज करके। अगला है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ओस्टियोआर्थराइटिस जो है इसमें जॉइंट्स की कार्टिलेज का अस्थि भवन हो जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे हाथ है, घुटने हैं, रीढ़ की हड्डी है, तो एक एज के बाद में वहाँ पे जो कार्टिलेज है उसमें अस्थि भवन हो जाता है, अस्थियाँ बन जाती है, जिससे वहाँ पे कांटे जैसी संरचनाएं बाहर की तरफ उभर आती हैं, नुकीली संरचनाएं और जॉइंट्स के बीच में, और भयंकर दर्द होता है। इसी को ऑर्थो अर्थराइटिस कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ओस्टियो, अच्छा ओस्टियोपोरोसिस 2 बार लिख दिया मैंने ना, इसे को हटा देते हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं ओस्टियोमलेशिया। 8 नंबर इसको दे दो आप, ओस्टियोमलेशिया। 9, 10, 11 ओस्टियोमलेशिया। देखें, विटामिन डी की कमी के कारण होता है ओस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो कैल्शियम का आंत्र से अवशोषण अवरुद्ध हो जाता है और इसका परिणाम क्या होता है? बोन कमजोर हो जाती हैं, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो बड़ों में विटामिन डी की कमी की वजह से ओस्टियोमलेशिया होता है और छोटे बच्चों में विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो उसको रिकेट्स बोला गया है। क्या बोला गया है? रिकेट्स। अगले एंडोक्राइन में इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, विटामिन डी एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, अगले चैप्टर में बात करेंगे इसकी। और ये हार्मोन हमारे आंतों में जाकर के कैल्शियम को अवशोषण करने वाले विशिष्ट चैनलों का निर्माण कराता है। तो किसी व्यक्ति में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसकी आंतों से कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाएगा, ऐसे में ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा और हड्डियां वीक हो जाती हैं। तो बड़ों में तो होता है ओस्टियोमलेशिया और बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो ओस्टियोमलेशिया अडल्ट में होता है। इसे बच्चों में रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में क्या कहा गया है? रिकेट्स। ठीक है, नोट कर लें। अब कुछ 3 है, ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। डिसलोकेशन के अंदर क्या होता है, आदमी एक्सीडेंट की वजह से या कई बार ऐसे गिर जाता है तो जॉइंट जो है वो अपनी जगह से कुछ वहाँ से बोन इधर उधर हिल जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिसलोकेशन। तो डॉक्टर उसको सही पोजीशन पर ला करके फिर प्लास्टर वगैरह वहाँ पे बांधता है जिससे वो नॉर्मल हो पाता है। स्प्रेन को बोलते हैं मोच। कई बार जब गिरने से मोच आ जाती है
तो उसमें जो लिगामेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तन जाते हैं, खिंच जाते हैं। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं, तो गिरने पर उनमें खिंचाव आ जाता है, अतिरिक्त खिंचाव, उससे मोच आती है। तो स्प्रेन में लिख देना, लिगामेंट के अत्यधिक खिंचाव के कारण होने वाली क्रिया मोच कहलाती है। ठीक है। फिर टिटेनस, टिटेनस देख लो एक बार। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसमें मसल्स में स्थायी संकुचन आ जाता है। होता क्या है कि जब कैल्शियम का सामान्य स्तर हमारे फ्लूइड में होता है, तो कैल्शियम क्या करता है, जो एक्सोन के नोड ऑफ रेनवियर है, वहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है, चैनल है, उनको कैल्शियम अवरुद्ध करके रखता है। और जैसे आदमी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो वो कैल्शियम की कमी होते ही नोड के ऊपर जो पंप चैनल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऐसे में पीछे से बिना ब्रेन के सिग्नल के एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और वो नर्व एंडिंग पे जाकर के जो है एसिटिलकोलाइन मुक्त कर देता है, और इससे मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ हो जाता है बिना ब्रेन की सिग्नलिंग के। तो बिना ब्रेन को के सिग्नलिंग के जब मोटर न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके पेशियों में अतिरिक्त संकुचन पैदा करते हैं, तो उसी घटना को क्या बोलते हैं, टिटेनस। तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से पेशियों का अतिरिक्त संकुचन होता है। ठीक है। तो ये बात हो गई आपके बोन वाले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रिसेप्टर्स को और स्केलेटन और उसके डिसऑर्डर को बढ़िया से रिवाइज करें और अच्छे से अपना माइनर दें। ठीक है। मिलते हैं आपके माइनर के बाद में अगले लेक्चर एंडोक्राइन के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।